हम्म, हम्म। जिज्ञासु प्रेक्षक वृंद एवं श्रोताओं, विद्या प्लस के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत। मैंने अब तक वर्णों से संबद्ध कुछ सूचना दी थी। अब वर्णों से संबद्ध कुछ प्रश्न हैं, उनको मैं यहाँ पे ठीक से व्याख्यायित करके आज मैं तत्सम तद्भव शब्द की विषय में जो बातें हैं, देखिए व्याकरण जो है ये शब्द का निर्माण करता है। तो शब्दों से संबद्ध हमारे सिलेबस में बहुत सारे प्रकरण हैं, जैसे पर्याय, विलोम, शब्द युग्म वगैरह बहुत सारे प्रकरण बनते हैं शब्दों से। तो मैं आज इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे वर्णों से संबद्ध प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन आप खुद का परीक्षण करके देखें कि आप इन प्रश्नों को कैसे उत्तर दें। मैंने दो भागों में इन प्रश्नों को बांटा है। एक भाग है महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सामान्य प्रकृति के हैं, और दूसरा भाग है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो थोड़ा सा विशिष्ट भाव और अर्थ लिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामान्य प्रकृति के हैं। जैसे स्पर्श वर्ण कुल कितने हैं? तो आपको यदि वो वर्णमाला याद है तो बता सकते हैं। स्पर्श वर्ण क ख ग घ ङ वगैरह ये 25 वगैरह हैं ये। और इसके बाद शल वर्ण कौन कौन से हैं? ऐसा है, प्रश्न निर्माण में, प्रश्न पूछने में कई बार जो पारिभाषिक शब्द हैं उससे जब प्रश्न आ जाते हैं तो बच्चों को कठिनाई होती है, विशेष करके उनको जो प्राथमिक स्तर से पहली बार हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो ऊष्मा वर्ण है, जो ऊष्म वर्ण है, जो जिनका ऊष्माण संज्ञा है संस्कृत में, श स स ह, उसका एक और नाम है शल। ये शल संस्कृतगत नाम है जो प्रत्याहारों से निर्मित हुए हैं वर्गों के। तो यहाँ पर श स स ह जो है वो इस द्वितीय प्रश्न का उत्तर है। तृतीय प्रश्न के रूप में देखेंगे वर्गों के पंचमाक्षर कौन कौन से हैं? तो आप कह सकते हैं ङ ञ ण न म, ये जो हैं ये पंचमाक्षर हैं। इन्हीं को अनुनासिक भी कहा जाता है। इनके बोलने में नासिका का सहयोग लेते हैं, इसलिए हम इन्हें अनुनासिक कहते हैं। यही पंचमाक्षर हैं। चतुर्थ प्रश्न है संयुक्त स्वर कितने हैं? तो संयुक्त स्वर आप देखेंगे गौर से, तो संयुक्त स्वर में ए, आई, ओ और औ, ये चार स्वर ऐसे हैं जो संयुक्त स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इसमें अ और ई दोनों अलग अलग स्वरों का मिलन होता है, दोनों मिल जाते हैं। इसी तरह से ओ में अ और ऊ का मिलन होता है, औ में अ और ओ का मिलन होता है, संयोग होता है। तो इस तरह से इनके हम जो अभिधान है वो संयुक्त स्वर कहा गया है। हालांकि संयुक्त स्वर का ऐसा कोई कंसेप्ट संस्कृत भाषा में नहीं है, हिंदी में इस तरह से ये है। तो क्योंकि संस्कृत में आई उण रिल रिक ए ओंग आई औच ये प्राथम में ना मूल स्वर माने गए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसका बहुत विश्लेषण और मनन है, लेकिन हमें उन सूक्ष्म चीज़ों में नहीं जाना है। हमें तो ये देखना है कि स्वर क्या हैं, स्वर कैसे मिलते हैं। तो ए, आई, ओ, औ, इन चारों को संयुक्त स्वर हिंदी में कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है समस्त व्यंजन कितने हैं? तो समस्त व्यंजन कितने हैं यदि प्रश्न है हिंदी भाषा का, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्पर्श कितने हैं। स्पर्श अभी आपने देखा था 25 हुए। स्पर्श के बाद एक ड़ और ढ़, ये दो आगत व्यंजन भी इसमें आ गए 25, और ये दो 25, 26, 27 हो गए। और इसके बाद य व र ल स स स ह, ये जो 4 4 8 है, 27 और 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 वर्ण जो हैं हिंदी भाषा में व्यंजन के रूप में मान्य हैं। 35 वर्ण हिंदी भाषा में व्यंजन के रूप में मान्य हैं। और यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भाई तत्सम व्यंजन कितने हैं, उस स्थिति में हम
ड़ को और ढ़ को, यानी पढ़ाई वाले ढ़ को और सड़क वाले ड़ को हटा देंगे, जो बचेंगे उनको हम तत्सम व्यंजन कहेंगे और वो हो जाएंगे 33। हमारा अगला प्रश्न है, समस्त व्यंजन कितने हैं देख लिया आपने, 33 और 2 35। अगले प्रश्न में हमें हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो हिंदी में ह्रस्व स्वर, ध्यान रखना, ह्रस्व स्वर अ आ इ ऊ जो 11 हैं उसमें से अ ह्रस्व स्वर है, लघु ई ह्रस्व स्वर है, लघु ऊ ह्रस्व स्वर है और ऋषि का री वो ह्रस्व स्वर है। तो अ ई ऊ री ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। इस तरह से हम स्वरों को ह्रस्व के रूप में परिभाषित करते हैं। बाकी जो स्वर हैं वो दीर्घ या गुरु कहलाते हैं। ये हमारे 5 प्रश्न जो सामान्य प्रकृति के हैं, वो यदि आप ठीक से समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी गति, आपकी रति, आपकी रुचि हिंदी में बन जाएगी और हिंदी वर्णमाला से आप परिचित होंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में, क्योंकि आधार है ये वर्णच्छेद और शब्दकोशक क्रम वगैरह जानने के लिए, हमारा ये बहुत आवश्यक है कि हम वर्णों के क्रम को जानें। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के वर्ण क्रम का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे ही सुन लेने मात्र से ये नहीं होगा, इसको बार बार इसको रोक के, समझ के, लिख के, क्योंकि कोई भी विद्या जो है ना 4-5 बार पढ़ने और मनन करने के बाद आती है। तो आप इसमें जाएंगे किच्छ चांद्रायण को आप वर्णच्छेद करेंगे तो इसमें क, फिर ऋषि का री, फिर च हलंत, फिर छ के बाद र आएगा, न कि री आएगा। यहाँ हमसे गलती ये हो सकती है, छ का जब वर्णच्छेद करेंगे तो इसमें छ आएगा और छ के बाद ऋषि का री नहीं बल्कि रथ वाला र आएगा, पूरा आएगा। ये जो नीचे चिन्ह होता है ये वास्तव में ये रथ का र है ये, और पूरा है ये पूरा है, आधा नहीं है। तो दो बातें हटानी है, एक तो ऋषि का री नहीं है ये, और दूसरा रथ का र है और पूरा है। यदि इतना किया जा सकता है तो हम शब्दों के बारे में ज़्यादा भ्रांति नहीं होगी हमें। चांद्रायण स्पष्ट है, चांद्रायण में च है, आ है और आ के ऊपर अनुस्वार है, च आ अनुस्वार युक्त आ। और द्र में भी जो है द है, इसके बाद र है, र कैसा है, पूरा है। और फिर र हलंत है, लेकिन र में आ जुड़ा हुआ है तो र लिखेंगे हलंत, फिर आ लिखेंगे चांद्रा। और य स्पष्ट है, य में अ है, ण में अ है, ये हमारा वर्णच्छेद होगा। तो ये वर्णच्छेद बहुत काम की चीज़ है, आप वर्णच्छेद करें, क्योंकि हम लोग किसी न किसी रूप में अंग्रेजी पढ़ते रहते हैं। तो अंग्रेजी के वर्णों की विशेषता है कि वो एक दूसरे पर आरूढ़ नहीं होते, वे एक दूसरे से आपस में कोई संबंध स्थापित नहीं करते। अंग्रेजी के वर्ण ABCD स्पष्ट लिखे जाते हैं, लेकिन हिंदी के जो वर्ण हैं वो आपस में संबंध स्थापित करते हैं। हमारे यहाँ एक पूरा दर्शन है इनके संबंधों के ऊपर। अंग्रेजी के वर्णों का कोई संबंध आपस में नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। फिर हम दूसरे प्रश्न पे गौर करेंगे तो पाएंगे कि लघु गुरु स्वरों का आधार क्या है। ये प्रश्न आपको चिंतन करने के लिए बाध्य करेगा, और इस प्रश्न का उत्तर है लघु और गुरु जो नामकरण किया गया है, ह्रस्व और दीर्घ जो नामकरण किया गया है, वो काल मान के आधार पर है। ह्रस्व के उच्चारण में हम कम समय लेते हैं इसलिए वो ह्रस्व है, और दीर्घ वर्ण के उच्चारण में हम अधिक समय लेते हैं इसलिए वो दीर्घ है। उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, संस्कृत विषय के जो नियम है वो यहाँ पे लागू होता है। तो हम इसे कहेंगे कम समय में बोला जाने वाला लघु, और अधिक समय में 2 मात्रा के उच्चारण के समान समय लेने वाला जो स्वर है वो दीर्घ कहलाता है। उसी दीर्घ को गुरु कहते हैं और ह्रस्व को लघु कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है अच वर्ण क्या हैं। तो अच वर्ण वस्तुतः जो स्वर वर्ण है, जो आपने याद किया है, सीखा है, जाना है, उसी को अच वर्ण भी कहा जाता है। तो अच ये संस्कृत का पारिभाषिक नाम है, एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत सारे स्वर आते हैं। तो अच जो है स्वर का पर्याय है। अंतस्थ नामकरण का क्या औचित्य है, ये प्रश्न उठता है।
भाई अंतस्थ नामकरण अंतस्थ क्यों है, ऐसा नाम क्यों रखा गया है? स्पर्श, स्पृष्ट, ऊष्मा या फिर अंतस्थ नामकरण के पीछे क्या औचित्य है? वास्तव में हमारे जो प्रबुद्ध वैयाकरण थे उन सब ने इन जो नामकरण किए हैं वो सारे नाम अनवर्थ संगी हैं। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं अनवर्थ संगी, जैसा नाम वैसा ही काम। ऐसा नहीं कि नाम डॉन टॉन मोनू फोनू ऐसा नाम हो जाए और उसका कोई अर्थ ना हो, ऐसा नहीं है। हिंदी में जो कुछ भी शब्द है उन सब का अपना अपना अर्थ है, सारे सार्थक शब्द हैं। तो अंतस्थ जो है, पहले वास्तव में जो हमारे वर्ण हैं उन वर्णों का जो आरंभ होता है स्वर से होता है, और स्वर के बाद उच्चारण की दृष्टि से हम आगे बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं तो कुछ ऐसे वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण स्वर से मिलता जुलता भी है, स्वर से पृथक भी है, वो बीच में आते हैं। और इसके बाद एक अक्षरों की संख्या ऐसी है जो व्यंजन कहलाते हैं, जिनका उच्चारण विधान बिल्कुल अलग है। यानी हम यूँ कह सकते हैं संक्षेप में, स्वर और व्यंजन के बीच में उच्चारण होने के कारण और स्थान होने के कारण, दो बातें कह रहा हूँ मैं। स्वर और व्यंजन के बीच में उनका स्थान है। वो स्थान क्यों है? क्योंकि उनका उच्चारण स्वर से भी काफ़ी मिलता जुलता है और पूरी तरह व्यंजन नहीं बने होते हैं वो, इसलिए ऐसे बीच वाले को, बीच का हिंदी अर्थ होता है अंतस्थ। मध्य का एक दूसरा पर्याय क्या है? अंतस्थ। चूंकि वो स्वर और व्यंजन के बीच में है इसलिए हम इसे अंतस्थ कहते हैं। ये इसके पीछे संप्रत्यय है, कोई ऐसे नाम रख दिया गया हो ऐसी बात नहीं है। अंतस्थों का पारंपरिक क्रम क्या है? तो अंतस्थों का पारंपरिक क्रम है पहला य व र ल, य व र ल। है ना? य व र ल जो है यह अंतस्थों का पारंपरिक क्रम है। हालांकि बाद की हिंदी में हम य र ल व को मानते हैं, पर वास्तव में पारंपरिक शब्द आ जाए, पूछा जाए या मूल क्रम क्या है पूछा जाए तो हमारा उत्तर 1 नंबर का होगा। तो ये कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा अति महत्वपूर्ण प्रश्न माना हमने इसे, और इसे हमने महत्वपूर्ण प्रश्न समझा है। तो इस तरह के प्रश्न हमें यदि आत्मसात हो रखा है तब हम आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ों को लेके हम भ्रमित नहीं होंगे। तो आइए अब हम आज के मुख्य बिंदु पर आते हैं। हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है शब्द एवं पद ज्ञान। शब्द एवं पद ज्ञान, हम लोग शब्द और पद के बारे में समझेंगे। सामान्यतया सामान्य विद्यार्थी, सामान्य लोग किसी भी वर्ण के समुच्चय को जो सार्थक है उसे हम शब्द कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शब्द होता है वो अनेक अक्षरों से बनता है, उसका कोई न कोई अर्थ होता है। मोहन, श्याम, घनश्याम, भारत, जयपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमालय, ये सब शब्द हैं, ये पद नहीं है, शब्द हैं ये। क्यों? कि ये अपने आप में एक सार्थक शब्द हैं, ये वाक्य में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। इसी पद को संस्कृत में प्रातिपदिक कहा जाता है। प्रातिपदिक वो शब्द होते हैं जो मूल होते हैं और उसमें कोई विभक्ति जुड़ी हुई नहीं होती है। हम बाजार से सब्जी लाते हैं, आलू लाते हैं, गोभी लाते हैं, बैगन लाते हैं, उसमें मिट्टी लगी होती है, पत्ते लगे होते हैं, तो वो जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो बिल्कुल मूल रूप है, उसी को प्रातिपदिक कहते हैं और उसी को हम यहाँ पे शब्द कहेंगे, पद नहीं कहेंगे। जब आपने आलू की सफाई कर दी, आलू एकदम साफ हो गया, अब वो सब्जी बनने योग्य है, तब हम उसे सब्जी बनाते हैं। तब वो जब बन जाती है सब्जी, तब उसे सब्जी कहते हैं। तो ऐसे ही जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब हम उसे पद कहते हैं। तो बड़ा सरल कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यवहार में चीज़ें हैं उसी के अनुसार हमारे शब्द और पद का व्यवहार है। तो जो मूल शब्द है उसके 2 नाम बताऊं मैं आपको। एक तो है शब्द
दूसरा नाम है प्रातिपदिक, और जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब हम इसे कहते हैं पद। परिभाषा देखिए, परिभाषा, वर्ण समूह जो सार्थक हो शब्द कहलाते हैं। ऐसा वर्णों का समूह जो सार्थक हो वो शब्द कहलाते हैं। और सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो, सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो या विभक्ति युक्त हो तो उसे पद कहेंगे। वही जो मैंने जैसा बताया अभी, यदि वाक्य में प्रयुक्त है तो वो पद कहलाएगा। उदाहरण देखें, राम, श्याम, आकाश, दया, श्यामा, धरती आदि जो शब्द हैं ये शब्द हैं, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त नहीं है इसलिए शब्द हैं। और पद का उदाहरण देखेंगे तो भारत प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता का एक महान राष्ट्र है। भारत एक महान राष्ट्र है। तो ये पूरा जो वाक्य है, इस वाक्य के अंतर्गत जो शब्द आए हुए हैं वे सारे शब्द वस्तुतः शब्द तो हैं ही वो, लेकिन शब्द से बढ़ के वो पद हैं। वाक्य में आने वाले जो भी अक्षर समूह हैं, अक्षर शब्दांश हैं, उनको हम पद कहते हैं। ऐसी व्यवस्था है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि प्रश्न के रूप में, जहाँ तक प्रश्नों की बात है, वहाँ पर ये पद और शब्द का अंतर पूछा जा सकता है कि पद पद कब हैं और शब्द शब्द कब हैं। तो इससे संबंध एक पदबंध करके एक आपका शीर्षक है। उस पदबंध में कभी कभी वाक्य में कोई शब्द संज्ञा का काम करता है, कभी कभी कोई शब्द वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, कभी कभी वो शब्द वाक्य में क्रिया का काम करता है। और जो क्रिया विशेषण है या क्रिया है या संज्ञा है वो कई बार एक न होकर कई संख्याओं में होता है। तो ऐसे संप्रत्यय को, ऐसे विचार को हम पदबंध के रूप में आगे सीखेंगे। जब भी हमें क्रम प्राप्त होगा उसका, तब हम उसे सीखेंगे। तो पदबंध या पद का जो मूल जो संप्रत्यय है वो यही है कि जब वाक्य में है कोई शब्दांश तो वो पद है, और यदि शुद्ध रूप से एक शब्द है, स्वतंत्र है, केवल एक सार्थकता है उसमें, तो हम उसे कहते हैं कि वो शब्द है, न कि पद। इसके बाद आप देखेंगे ये जो शब्द हैं, अब मैं पद की बात नहीं कर रहा, मैंने पृष्ठभूमि तैयार कर ली है। अब मैं केवल शब्द की बात करूंगा। जब वाक्य प्रकरण आएगा, जब हम वाक्यों का विस्तार और विश्लेषण संश्लेषण करेंगे रचना आदि में, तब हम उसे पद कहेंगे। हम उसे शब्द भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम शब्दों के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो शब्द जो होते हैं वो शब्दों के जो आधार हैं वो कई प्रकार से शब्दों के आधार बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं शब्द का आधार जो है, सबसे एक शब्द भेद, हम ये कहें शब्द भेद कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। शब्द भेद, तो सबसे पहले शब्द भेद का आधार एक है, एक सार्थक और निरर्थक। एक शब्द होता है सार्थक, एक शब्द होता है निरर्थक। सार्थक शब्द कौन सा है? तो सार्थक निरर्थक हमारा आधार है। सार्थकता और निरर्थकता के आधार पर शब्द दो प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जो भी हम लोग बोलते हैं सारा सार्थक शब्द है। और निरर्थक शब्द क्या है? सार्थक हमने लिया राम, मोहन, पुस्तक आदि, है ना, पुस्तक आदि, ये शब्द कैसे हैं? ये सब सार्थक शब्द हैं। और निरर्थक शब्द क्या है? तो हम ऐसे शब्द बोलेंगे जिसका कि हिंदी में प्रयोग ही नहीं, हम जानते नहीं उसका अर्थ क्या है। ऐसे शब्दों को निरर्थक कहा जाता है। जैसे
लखेच क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता है, ये निरर्थक शब्द है। मैं कहता हूं पड़ाड़ा, क्या शब्द है, क्या अर्थ है बताना इसका? कुछ भी अर्थ नहीं, निरर्थक है पड़ाड़ा, कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। इसी तरह से खुकेरा क्या अर्थ है इसका? तो जितने भी वो शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो सब निरर्थक शब्द माने जाएंगे। तो कई बार प्रसंग कुछ और होता है, आप शब्द कुछ और प्रयुक्त कर लेते हैं, उस स्थिति में भी उसे निरर्थक शब्द माना जाता है उस प्रसंग के हिसाब से। तो आप देखेंगे शब्द का जो भेद है, सबसे पहला ये है अर्थ के आधार पर हम कहेंगे, आधार क्या है? हमारा अर्थ है। तो अर्थ शब्द भेद जो है अर्थ के आधार पर आपने देखा, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार का है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक, ठीक है, इसको समझना है आपको। दूसरा हमारा जो शब्द के निर्माण का आधार है वो है वो शब्द का आधार है विकारी और अविकारी। शब्द बदलते हैं, शब्द नहीं बदलते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, शब्द बदलते हैं, शब्द नहीं बदलते हैं। जो शब्द बदलते रहते हैं उसे कहते हैं विकारी शब्द, और जो शब्द नहीं बदलते हैं उसे कहते हैं अविकारी शब्द। स्थिति के अनुसार हम लोग देखते हैं, जैसे मुझे वह शब्द उठाया मैंने, ठीक है ना, मैंने शब्द उठाया वह। अब वह को लेके मैं वाक्य बोलता हूं कि वह मेरा भाई है, उसे मैंने कल बुलाया, उन्होंने या उसने बहुत अच्छा काम किया। अब वह जो शब्द था, आप देखेंगे ये जो वह शब्द है, वह शब्द एक बार बन गया उसे, एक बार बन रहा है उसका, एक बार बन सकता है उसे, उनका बहुवचन हो तो उनका, और ये बन सकता है उससे। तो आप देखिए ये वह शब्द की ही विकृति है, ये सब वह शब्द की विकृति है। वह शब्द स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। जब हम भूतकाल में बोलेंगे तो उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। देखो उस पर ने लगा दिया, वह को उस कर दिया। तो चूंकि परिवर्तनशील है इसलिए हम कहेंगे विकारी शब्द है। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो बदलते नहीं है, चाहे किसी भी काल में हो, किसी भी लिंग के साथ हो, किसी भी वचन के साथ हो, कभी बदलेंगे नहीं। जैसे देखिए वहां, कहां, कब, जोर से आदि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं बदलेंगे। जैसे हमें कहना हो वह कहाँ रहता है, वहां, वह कहाँ रहता है, कहाँ नहीं बदला। कोई स्त्रीलिंग के रूप में हमें वाक्य लिखना हो, वह कहाँ रहती है, देखिए कहाँ नहीं बदला। वह कब आता है, कब कभी रहेगा। वे कब आते हैं बहुवचन के साथ, कब कभी रहा। वे कब आए, वे कब जाएंगे, वे कब खाएंगे। वह कब आती है, वह कब जाती है। यानी आप लिंग से संबंधित कोई भी कर्ता ले लें, आप वाक्य का काल कोई सा भी ले लें, ये कब, कहाँ, वहाँ, जोर से इत्यादि शब्द नहीं बदलेंगे। इसलिए हम इसे कहते हैं विकारी और अविकारी भेद से शब्द का दूसरा प्रकार है, जिसमें हम संज्ञा सर्वनाम शब्दों को इसमें लेते हैं। और जो अव्यय है, इन जो अविकारी शब्द, इसका दूसरा नाम है अव्यय। जितने भी अव्यय शब्द हैं
ये सब के सब अविकारी कहलाते हैं। और जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वगैरह है, वो सब जो है वो क्या कहलाते हैं? विशेषण, विशेषण, क्रिया, ये सारे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी और भिखारी, भिखारी मत कहना आप इसे, भिखारी अलग शब्द है, विकारी, विकारग्रस्त होते हैं, ये बदलते रहते हैं, इसलिए ऐसा कहलाते हैं। इसके बाद हमारा जो शब्दों का आधार है, वो आधार का एक तीसरा आधार है, वो है रचना के आधार पे। आप देखेंगे रचना के आधार पे शब्द जो हैं वो रचना आधार है ना। रचना से पहले हम एक महत्वपूर्ण बिंदु लेना चाहेंगे पहले, इससे पहले, वो है शब्द शक्ति के आधार पे, है ना। शब्द शक्ति के आधार पे, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति के आधार पे शब्द 3 प्रकार के हैं। शब्द कितने हैं? 3 हैं। शब्द शक्ति के आधार पे शब्द 3 हैं। ये बहुत ही रोचक और क्लिष्ट, रोचक भी और क्लिष्ट भी है, क्योंकि जो शब्द शक्तियां हैं वो 3 मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और ये शब्द शक्ति का जो संप्रत्यय है ऐसा क्लिष्ट और इतना सरल, इतना रोचक है कि बहुत सारी भ्रांति इसके बारे में भी है। ये शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। और इसमें जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो 3 प्रकार के हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। हमें शब्दों से मतलब है, ये शब्द कौन कौन से हैं? वाचक, लक्षक और व्यंजक। ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियां हैं, और तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों के लिए हमारे पास 3 ही शब्द हैं, लक्षक और व्यंजक। तो अब वाचक, लक्षक, व्यंजक शब्द ये शब्द शक्ति के आधार पे होते हैं। वाचक शब्द देखिए, ये जो प्रकरण है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना वाला, बहुत विशेष है, बहुत रोचक है। मैं फिर से इसकी आवृत्ति कर रहा हूं। वाचक शब्द पाया जाता है अभिधा शब्द शक्ति में। अभिधा शब्द शक्ति में, अभिधा शब्द शक्ति में ये वाचक शब्द पाए जाते हैं। और लक्षणा शब्द शक्ति में, जाहिर है, लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षक शब्द पाए जाते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षक शब्द पाए जाते हैं। और व्यंजना जो शब्द शक्ति होती है उसमें व्यंजक शब्द पाए जाते हैं। तो हमारा टॉपिक चूंकि शब्द का है, तो ये वाचक, लक्षक, व्यंजक हम इसे कह सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अभिधा, लक्षण, व्यंजना है क्या? आपने देखा होगा विज्ञान के संदर्भ में, आप किसी वस्तु को यदि छोड़ते हैं तो नीचे जाती है वस्तु, धरती पे गिरती है, तो वो गुरुत्व बल के कारण ऐसा होता है। तो ऐसे ही हम जितने भी हम भाषाभाषी लोग हैं, हमारी भाषा में पहले से ये 3 शक्तियाँ विद्यमान हैं, अभिधा शक्ति, लक्षण शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। भाषाविदों ने, वैयाकरण के व्याकरण श्रेष्ठ वैयाकरणों ने इसका आविष्कार किया और बताया कि वास्तव में हम जो शब्द व्यवहार करते हैं, हम जो बातें करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, उसमें 3 शब्द शक्तियाँ काम करती हैं, एक अभिधा, एक लक्षण और एक व्यंजना। तो अभिधा शब्द शक्ति की जहाँ तक बात है, बहुत ही स्पष्ट और सुसंगत अवधारणा है। ये देखिए, अभिधा शब्द शक्ति का मतलब होता है सीधा, सीधा जैसा कहा गया है वैसा ही यदि आप समझ रहे हैं तो ये अभिधा शब्द शक्ति का। जैसे छोटे बालक ने माँ से पूछा, माँ खाना दो।
अब बच्चे का कहा गया जो वाक्य है माँ खाना दो, ये सीधा साधा कथन है, इसका अर्थ भी वही है जो बच्चे ने कहा है। बच्चा खाना मांग रहा है, माँ भी खाना के रूप में समझ रही है, माँ उसे खाना दे रही है। तो माँ खाना दो जो वाक्य सीधा साधा है, इसका माँ खाना दो ही अर्थ है, मुख्य अर्थ है। इसलिए ऐसे वाक्य में हम कहेंगे इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। आप मार्ग पर चलते हुए किसी से पूछते हैं कि श्रीमन समय क्या हुआ है, चूंकि आप उसको जानते नहीं हैं तो वो अज्ञात व्यक्ति आपको समय बताता है, आप उस अज्ञात व्यक्ति समय पूछते हैं, तो वो जो वाक्य है समय क्या हुआ है, अभिधा शब्द शक्ति का वाक्य है। और जो उत्तर दिया जा रहा है कि भाई अभी 11 बजे हैं, तो वो जो वाक्य है वो भी अभिधा शब्द शक्ति का वाक्य है। मैं फिर से परिभाषा पे आऊं, सीधा सादा जो कथन है और सीधा सादा जो अर्थ है, ऐसे वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति पाई जाती है, उस पर अभिधा शब्द शक्ति रहती है। ऐसी ऐसी धारणा है, ऐसी मान्यता है वैयाकरणों का, साहित्यविदों का, कि सामान्य कथन में अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। इसके बाद अभिधा शब्द समझने, अभिधा के सामने जो लकीर है, ये लकीर अपने आप में जैसी सीधी रेखा है वैसा ही उसका भाव है। दूसरा है लक्षण शब्द शक्ति। तो लक्षण शब्द शक्ति यदि आप समझना चाहते हैं तो लक्षण शब्द शक्ति का स्वरूप देखिए, इस तरह से है, चित्रात्मक स्वरूप है। ये देखिए, यही लक्षणा है। तो ऐसे कैसे लक्षणा है? तो वास्तव में लक्षण शब्द शक्ति में आप पाते हैं कि जो बात कही जाती है उस बात में अपने आप में अंतर्विरोध होता है, उसमें अटपटी बात होती है। तो ऐसा कोई भी कथन हो जो अपने आप में अटपटी लगे, अटपटी बात हो, उसमें लक्षण शब्द शक्ति मानी जाती है। जैसे हिंदी भाषा में मुहावरों में हम कहते हैं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब पेट में चूहे तो घुसते नहीं हैं, फिर भी बोलने वाला बोलता है पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो इस कथन को अटपटा कथन कहेंगे। इसका जो साहित्यिक रूप है, उस साहित्यिक रूप में हम इसे कहते हैं मुख्यार्थ बाध। मुख्यार्थ बाध, यदि मुख्यार्थ बाधा हो, मुख्यार्थ में बाधा हो, क्योंकि देखिए मुख्यार्थ बाध कैसे है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेट का मतलब होता है उदर, और चूहे का मतलब होता है एक प्राणी विशेष। कूदने का मतलब होता है ऊपर नीचे गतिविधि करना। तो क्या कोई चूहा इस उदर में गतिविधि कर सकता है? तो चूहे का गतिविधि होना जो है ये मुख्यार्थ है। और चूंकि ये पेट में संभव नहीं है, क्योंकि पेट में चूहा जाएगा तो व्यक्ति की हालत खराब हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है, ऐसा कभी होता नहीं है, फिर भी ऐसा कहा जाता है। जो हो न, वो जो ना हो फिर भी कहा जाए, उसी को कहते हैं मुख्यार्थवाद। हमने मुख्यार्थवाद के लिए, आपके समझने के लिए, अटपटी बात शब्द का प्रयोग किया है। तो जब आप ऐसा कोई कथन करते हैं और वो कथन मुख्यार्थवाद युक्त होता है, वो कथन अटपटा होता है, तब आप बिल्कुल निश्चिंत होके लक्षणा शब्द शक्ति का वाक्य से मान सकते हैं। और ऐसे वाक्यों का भरमार है हमारी साहित्य में। हमारे जितने भी मुहावरे हैं वो सारे के सारे मुहावरे लक्षणा शब्द शक्ति से युक्त हैं। दिल्ली ने वांशीगटन से वार्ता संपन्न कर ली है, एक वाक्य है। देखिए, दिल्ली ने वांशीगटन से वार्ता संपन्न कर ली है। ये बताइए, दिल्ली कोई व्यक्ति है क्या? लेकिन अखबारों में आए दिन ऐसी भाषा होती है। शेर धड़ाम हुआ, शेर 7वें आसमान पे है, तो शेर का कोई चिड़िया है जो धड़ाम होगा? ना कोई जीव है क्या धड़ाम होगा और वो होगा? दिल्ली कोई व्यक्ति का जो बात करेगा जाके वाशिंगटन से? वाशिंगटन कोई बंदा है क्या जिससे दिल्ली बात करेगा? तो इस तरह के प्रयोग, हमारे लक्षण शब्द सिद्धि का प्रयोग हम खूब करते हैं अपनी भाषा में। उसने मेरी नाक कटवा दी, नाक साबत है मेरी, फिर भी मैं कह रहा हूं उसने मेरी नाक कटवा दी। तो इस तरह के जो प्रयोग हैं, उस महिला ने
अपने बच्चे का पेट काट के लालन पालन किया, तो पेट काटा तो फिर बची कैसे वो महिला। तो इस प्रकार से आप पाएंगे जितने भी अटपटे कथन हैं वो सब के सब लक्षणा शब्द शक्ति में जाते हैं। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति के बाद हम व्यंजना शब्द शक्ति की बात करें तो व्यंजना शब्द शक्ति बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका भी प्रयोग हम लोग खूब करते हैं अपनी भाषा में, और इसे हम कहते हैं व्यंजना शब्द। इसका जो चिन्ह है वो इस तरह से है, ये है चिन्ह। इसमें शब्द है व्यंजक। व्यंजना शब्द शक्ति में शब्द आते हैं उसको व्यंजक। अब जैसे मैंने कहा मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो चूहे कूद रहे हैं, ये जो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ये जो 6 शब्द हैं, ये 6 शब्द लक्षक शब्द हैं। माँ खाना दीजिए, माँ खाना दीजिए, ये जो 3 शब्द मैंने बोले बच्चे के तरफ से, तो वो जो माँ खाना दीजिए जो शब्द है 3, वो वाचक शब्द है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे, मुझे 6-7 शब्द बोले, वो लक्षक शब्द है, इसमें लक्षण शब्द शक्ति है। और मैं दूसरा बोल रहा हूँ, जैसे सूर्यास्त हो गया, ध्यान से सुनिए आप इस चीज को, सूर्यास्त हो गया। एक ग्वाला ऊंचाई पे खड़ा होके शाम के समय आवाज देता है, सूर्यास्त हो गया, ओ रामा सूर्यास्त हो गया, अपने साथी को वो आवाज देता है। सूर्यास्त हो गया जो उसका कथन है, उस कथन के संदर्भ के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से अनेक अर्थ होते हैं। वो ग्वाला जिस रामा को बुला के संदेश दे रहा है सूर्यास्त होने का, क्या रामा को नहीं पता कि सूर्य अस्त हो रहा है? उसे पूरी तरह पता है। फिर भी इस गैर वाजिब या जो अनावश्यक जो वाक्य बोला गया, क्यों बोला गया? सूर्यास्त हो गया, तो वास्तव में सूर्यास्त हो गया इस वाक्य में आकर्षण नहीं है। सूर्यास्त हो गया इस वाक्य में भाव नहीं है। इस वाक्य से निकलने वाले व्यंजना शब्द शक्ति के कारण जो अर्थ निकलेगा, उन अर्थों में चमत्कार है। और वो चमत्कार इस प्रकार है, जैसे जिस रामा को उद्बोधित किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, उसके लिए सूर्यास्त हो गया का अर्थ है गायें ले जानी हैं, गायें घर ले जानी हैं। ठीक है। और यदि उसी समय ग्रामीण महिलाएं जो खेतों में काम कर रही थीं, उनको एहसास होता, अनुभव होता है कि भाई हमें भी अब घर जाना है, तो महिलाओं के लिए एक ही संदेशा है इस सूर्यास्त हो गया वाक्य से कि उन्हें भोजनादि निर्माण करने हैं, वो भोजनादि के लिए तत्पर होंगी। भोजनादि निर्माण, ये उनका व्यंग्यार्थ है, क्योंकि उनके दिमाग में वही है, शाम होते ही हमें भोजनादि निर्माण करने हैं। दूसरी ओर एक अर्चक पुजारी जो हैं वो समिधा आदि इकट्ठी कर रहे हैं, लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं या पुष्पादि चयन कर रहे हैं। उनके लिए सूर्यास्त हो गया जो वाक्य बोला गया, उसके लिए ये अर्थ है कि भाई अर्चना करनी है या सायंकालीन आरती करनी है। तो पुजारी जी के संदर्भ में आरती करनी है, ये व्यंग्यार्थ निकलता है। आरती करनी है, ये व्यंग्यार्थ निकलता है। और यदि हम कोई ऐसा प्रेमी युगल हो, कोई ऐसा प्रेमी हो या प्रेमिका हो, वो किसी से मिलने के लिए सायंकाल समय को नियत कर रखा हो, और उस स्थिति में जब ग्वाला कहता है कि हमें सूर्यास्त हो गया, तो उस सूर्यास्त हो गया का अर्थ वो प्रेमी क्या लेगा? मिलन की वेला आ गई, हमें मिलने जाना है। तो मिलन जो भाव है वो उस प्रेमी के लिए है, मिलन का समय हो गया, वो उसके लिए अर्थ है। इसी प्रकार से आप जितने संदर्भ लेंगे, यदि कोई चौर
कर्म निरत व्यक्ति है, तस्कर है, तो उसके लिए इसका भाव है कि भाई हमारा समय चौर कर्म का हो चुका है, चौर कर्म। तो आपने देखा व्यंजक जो शब्द इसमें जितने भी हमने सूर्यास्त हो गया जो बोला गया है, सूर्यास्त हो गया में सूर्यास्त हो गया, ये जो 3 शब्द हैं, ये तीनों शब्द अपने आप में व्यंजक हैं, व्यंजक हैं। इससे जो अर्थ निकल रहा है, गायें ले जानी है, भोजनादि निर्माण करने हैं, आरती करनी है, मिलन का समय हो गया, चोरी करनी है, आदि जो अर्थ आ रहे हैं वो सब के सब अर्थ क्या हैं? व्यंग्यार्थ हैं। तो देखिए ये जो हम लोगों ने वाक्य लिया था, अभिधा का जो वाक्य था हमारा क्या था? माँ खाना दीजिए, है ना। ये जो वाक्य है ये लक्षक, ये वाचक शब्द है, अभिधा शब्द शक्ति का वाचक शब्द है ना। और ये जो आपका लक्षण शब्द शक्ति के अंतर्गत ये लक्षक शब्द क्या है? कोई भी चीज जिसमें मुख्यार्थवाद हो वो लक्षण शब्द शक्ति का है, और उसके जो शब्द होंगे वो लक्षक होगा। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं मेरे पेट में चूहे, ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? लक्षक शब्द कहलाएंगे। और इस तरह से जो उसका लक्षार्थ होगा वो भूख लगी है ऐसा होगा। इस तरह से व्यंजना शब्द शक्ति में मैंने वाक्य लिया सूर्यास्त हो गया, ये शब्द। लेकिन ये जो 4 हैं, ये जो 4 अर्थ निकले हैं, ये 4 क्या हैं? ये व्यंग्यार्थ हैं, ये व्यंग्यार्थ हैं। और इसमें जो आपका सूर्यास्त हो गया जो है वो मुख्यार्थ है। तो इस प्रकार से आप शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों की 3 संवर्ग हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और इनसे जो है तमाम हमारा वाङ्मय तैयार होता है। आप देखेंगे जितने भी विज्ञान की पुस्तकें हैं, भूगोल की किताबें हैं, या फिर प्रशासन के शब्द हैं, या फिर आपके न्यायालय के शब्द हैं, वो सभी अभिधा प्रधान हैं। और जो हमारी रचनाएं हैं, साहित्य है, वो सब लक्षणा प्रधान है और व्यंजना प्रधान है। यदि साहित्य में लक्षणा व्यंजना है तो उत्कृष्ट साहित्य माना जाता है। यदि साहित्य में अभिधा आ गई तो फिर वो साहित्य जो है कम महत्व का माना जाता है। और यदि हमारे न्यायाधीश गण, हमारे प्रशासक गण और हमारे विज्ञान के साथी लक्षणा व्यंजना का प्रयोग करने लग जाएं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा, सारा मामला इधर से उधर हो जाएगा। तो इसका प्रयोग ये कर लें तो गड़बड़ होगा, और साहित्य वाले अभिधा विधा लिखने लग जाएं तो साहित्य वाले निकृष्ट माने जाएंगे। इस प्रकार से अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आपके पाठ्यक्रम में मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, उसको ठीक से आत्मसात करने के लिए ये कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। और आप विश्वास मानिए ये कंसेप्ट एमए और आचार्य वाले बच्चे भी भ्रांत रहते हैं, जिंदगी भर ही भ्रांत रहते हैं। वो बात मामूली सी है, बट समझ उनकी नहीं बन पाती है। बहुत ये सरल और सहज चीज़ है। तो आज का मेरा वक्तव्य इतना ही। मैं कल दूसरे वीडियो के साथ इसके और भी भेदों के साथ उपस्थित होऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।